जब मैंने भी पहली बार इन्वेस्टमेंट किया था तो मुझे भी लॉस हुआ था, और एक्चुअल में मैंने कोई स्टॉक्स भी नहीं खरीदा था, मैंने खरीदा था म्यूचुअल फंड। आपको याद होगा कि फोन पे में रेफर एंड अर्न का प्रोग्राम चलते रहता है, वहां पर 200 रुपये मिलता है। तो मैंने जब पहली बार फोन पे ओपन किया था तो मैंने क्या किया कि वहां पर मुझे स्टॉक मार्केट के बारे में तभी पता चला। अब मुझे चुल मच गई कि स्टॉक मार्केट होता क्या है और इसमें पैसे कैसे लगते हैं और कैसे कमाए जाते हैं, कितना दिन में डबल हो जाएगा। एक्चुअल में मेरा रीजन ये था उसके पीछे। अब मैंने क्या किया, 2000 रुपए सीधे फोन पे में भी म्यूचुअल फंड्स वगैरह चलते रहते हैं तो वहां पर जाके सीधे इन्वेस्ट कर दिया। अब मुझे ये नहीं पता था कि ये सब होता क्या है, मार्केट होते क्या है, स्टॉक मार्केट रन कैसे करता है। मेरा सीधे होप ये था कि मेरा पैसा कितने दिन में डबल हो जाएगा। मैंने 1 महीना वेट किया, 2 महीने वेट किया, 3 महीने वेट किया। अब मेरा वेट ओवर हो चुका था क्योंकि मैंने 2000 रुपये इन्वेस्ट किए और थोड़ा डर भी लग रहा था कहीं पैसा चला ना भी जाए। लेकिन 3 महीने बाद जब मैंने ओपन किया तो मैं देखता हूँ कि वहां पर कुछ 10-20 रुपए का निगेटिव दिखा रहा है। अब मैंने क्या किया कि भाई इससे तो कुछ हो नहीं रहा, मैंने एग्जिट कर दिया और मेरा पैसा कट गया। एंड तभी से मुझे लगा भाई ये एक्चुअल में स्टॉक मार्केट होता क्या है, ये रन कैसे करते हैं और फाइनेंशियल लिटरेसी होती क्या है। और धीरे धीरे मैंने सारा कुछ गैदर किया, सारा नॉलेज गैदर किया और आज आप लोगों के लिए ट्रांसफर कर रहा हूं। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कैसे किसी स्टॉक को आप एनालिसिस कर सकते हो। बहुत ही इजी स्टेप्स में बताऊंगा। आप ग्रो ऐप का यूज करते ही होगे, बहुत ही इजी ऐप है। अभी के टाइम में क्या हो रहा है कि बहुत सारे लोग कंटेंट क्रिएटर को देखकर, इन्फ्लुएंसर्स को देखकर इन्फ्लुएंट हो जाते हैं और किसी स्टॉक में बिना एनालिसिस किए, बिना जाने पहचाने उसमें इन्वेस्ट कर देते हैं। तो भाई अभी रुक जाओ, तुमको भी लॉस हो सकता है मेरी तरह, जैसे मैंने म्यूचुअल फंड्स में किया। इससे पहले थोड़ा ही तो टाइम लगता है, जरा एनालिसिस कर लो, वो भी बहुत इजी वर्ड्स में अभी मैं तुम लोग को एक्सप्लेन ही कर देता हूं। इसके बाद आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आई थिंक। और अगर इस पे डिटेल वीडियो चाहते हो तो मैंने कंप्लीट कोर्स बना रखा है कि स्टॉक मार्केट क्या है। 7 घंटे का कोर्स है जो कि एक्चुअल में मेरी पहली वीडियो थी, तुम मेरे चैनल पर देख सकते हो। लेट्स गो टू द ग्रो ऐप। सो यहाँ पे मैंने ग्रो ऐप ओपन कर लिया, आप देख सकते हो। आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिल जाता है। अब जस्ट एग्जांपल के लिए कोई कंपनी पकड़े जिसका फंडामेंटल एनालिसिस हमें ग्रो पर देखना हो कुछ कम रेशियो के साथ, तो लेट्स सी। अब मैं स्पेसिफिक इस वीडियो के लिए समझता हूं कि मुझे अशोक लेलैंड के बारे में कुछ भी नहीं पता है। आप यहां पर आते हो, आपको नीचे फंडामेंटल्स का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। फंडामेंटल्स आज हम यही करने वाले हैं। सबसे पहले आपको देखने को मिलता है मार्केट कैप जो कि है 92,983 करोड़। ये बताती है कि कंपनी मार्केट में कितना स्टैंड करती है, मार्केट में इसकी वैल्यूएशन कितनी है, ये कितनी बड़ी है। 92,000 करोड़ मतलब समझ रहे हो, 92,000 करोड़ कितना बड़ा नंबर है। लेकिन ये निकलता कैसे है, एक शेयर का प्राइस जो कि 166 चल रहा है और टोटल नंबर ऑफ शेयर्स, यानी इस कंपनी में टोटल नंबर कितने हैं शेयर्स के, इन दोनों को अगर तुम मल्टीप्लाई कर देते हो, गुना कर देते हो, तो ये नंबर आपको निकल के आ जाता है कि कंपनी का मार्केट कैप इतना है। ये हर कंपनी के लिए लागू होता है। अब इसी के बेसिस पे, मार्केट कैप के बेसिस पे कंपनी को डिवाइड किया जाता है कि ये लार्ज कैप कंपनी है, आपने सुना भी होगा, ये मिड कैप कंपनी है, ये स्मॉल कैप कंपनी है, ये माइक्रो कैप कंपनी है, ये नैनो कैप कंपनी है। मतलब इसी के बेसिस पे डिवाइड किया जाता है। फिर नीचे आपको पी रेशियो देखने को मिलता है जो कि 25 है। अब जनरली पी रेशियो के लिए जो बेंचमार्क है, जो लेवल है, अगर किसी कंपनी का पी रेशियो 20 से कम है तो वो कंपनी ठीक ठाक मानी जाती है। अब ये कंपनी पहले से ही मैच्योर हो चुकी है तो लोग इसके लिए ज्यादा पैसे देने के लिए तैयार है। अच्छा, पी रेशियो का मतलब क्या होता है, प्राइस बट्टे अर्निंग। ये रेशियो हमें बताता है कि इन्वेस्टर्स इस कंपनी के 1 रुपए के प्रॉफिट के लिए कितना रुपये देने के लिए तैयार है। तो कंपनी के सिर्फ 1 रुपए प्रॉफिट के लिए इन्वेस्टर 25 रुपीज देने के लिए तैयार है, यानी कंपनी बढ़िया है, कंपनी में लोग ग्रोथ देख रहे हैं इसलिए तो देने के लिए तैयार है ना। नेक्स्ट, पीबी रेशियो। पीबी रेशियो के लिए पहले हमें समझना होगा कि बुक वैल्यू क्या है। नीचे आपको बुक वैल्यू देखने को मिलेगा जो कि 24.25 है। मैं यहां पर लिख भी देता हूं 24.25। बुक वैल्यू मतलब किसी कंपनी के पास कितने एसेट्स हैं अगर आज वो कंपनी बंद हो जाती है। अब ऐसा है नहीं कि कंपनी एकाएक बंद हो जाएगी, अशोक लेलैंड बहुत बड़ी कंपनी है। जस्ट एग्जांपल के लिए बता रहा हूं, जस्ट ऐसे ही नॉलेज के लिए, कि बुक वैल्यू मतलब होता है किसी कंपनी के पास कितना ज्यादा एसेट है उसके शेयर के कंपैरिजन में। अब बुक वैल्यू 24 रुपीज का है और अशोक लेलैंड का प्राइस 166 का है, यानी प्राइस के हिसाब से बहुत कम एसेट है। अब यही बताता है हमें पीबी रेशियो। अब इसी शेयर का प्राइस 166 हो गया
और बुक वैल्यू 24 का हो गया, इन दोनों को डिवाइड करोगे तो हमें ये वैल्यू निकलती हुई दिखती है 6.53। अब एक्चुअल में कैलकुलेट करके मैंने दिखाऊंगा नहीं, ये वैल्यू हमें बताती है अगर तुम इस कंपनी में ₹6.53 इन्वेस्टेड हो तो इसके बदले कंपनी के पास ₹1 का बुक वैल्यू है, तुम्हारे ₹6 के बदले ₹1 का इनके पास एसेट है। नेक्स्ट, अच्छा किसी कंपनी का पीबी रेशियो होना कितना चाहिए, हम समझेंगे कैसे कि कंपनी ओवर वैल्यूड नहीं है। मैं जनरली मैं खुद के लिए बता रहा हूं कि मैं जब किसी कंपनी का पीबी रेशियो 3 से इंक्रीज कर जाता है तो मैं उस कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करता हूं अनटिल और अनलेस कि उसमें बहुत ज्यादा ग्रोथ ना हो और वो स्मॉल कैप कंपनी ना हो। ठीक है, ठीक है, तो ये तुम लेवल लेके चल सकते हो कि पीबी रेशियो 3 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। फिर नीचे आप यहां पर देखोगे इंडस्ट्री पी जो कि 24 का है, अब पी था 25 का, यानी लोग ₹25 इस कंपनी को देने के लिए तैयार थे, लेकिन इस इंडस्ट्री के लिए, ऑटोमोबाइल्स इंडस्ट्री के लिए लोग सिर्फ ₹24 देने के लिए तैयार है। यानी कंपनी यहां से भी तुम देख सकते हो कि वैल्यूड है, फेयर वैल्यूड है, ओवर वैल्यूड है या फिर अंडर वैल्यूड है। ठीक है, लेकिन कभी कभी होता है कि कंपनी की ग्रोथ पोटेंशियल के हिसाब से लोग ज्यादा पैसे भी देने के लिए रेडी हो जाते हैं। जैसे अभी के टाइम में क्यूपिड में चल रहा है, उसमें तो बहुत ज्यादा चल रहा है, 273 के आसपास मैंने कल ही देखा था या परसों देखा था, 273, समझ रहे हो। कंपनी के सिर्फ ₹1 कमाने के लिए लोग ₹273 देने के लिए तैयार है, ऑब्वियसली बहुत ज्यादा ओवर वैल्यूड है। नेक्स्ट आरओई, रिटर्न ऑन इक्विटी, जो कि 24% है, जो कि बहुत बढ़िया है। अब 20 आरओई होता क्या है पहले वो बात समझ लेते हैं, उसके बाद समझेंगे कि आरओई होना कितना चाहिए। नेक्स्ट आरओई जो कि 24% है, अब ये होना कितना चाहिए ये बाद में बात करेंगे, पहले समझ लेते हैं रिटर्न ऑन इक्विटी होता कितना है। यानी कंपनी हमारे इक्विटी पर कितना प्रॉफिट कमा रही है, कितना ज्यादा रिटर्न ला रही है, वो ये डाटा बताता है। अब एक्चुअल में ये डाटा जब 20 से ज्यादा होता है तो हम मानते हैं कि कंपनी एक्सेलेंट है, एक्सेलेंट, यानी वो बहुत बढ़िया कर रही है स्टॉक मार्केट में। अगर 10 से 20 के बीच में है, मैं लिख ही देता हूं, 10 से 20 के बीच में है तो कंपनी ठीक ठाक है, एवरेज है। लेकिन अगर 10 से कम है, 10 से कम है तो मैं जनरली उस कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करता जिसका आरओई 10 से कम हो। नेक्स्ट ईपीएस, ईपीएस का मतलब होता है, मैं लिख देता हूं यहां पे, अर्निंग पर शेयर, अर्निंग पर शेयर, यानी ये जो तुमको ₹166 का शेयर दिख रहा है उस पर कंपनी कितना रुपया अर्न कर रही है। यानी अगर तुम इस कंपनी में ₹166 लगा के एक शेयर बाय करते हो तो तुम्हारे शेयर पर कंपनी ₹6, एक शेयर पर कंपनी ने ₹6 का प्रॉफिट किया है, अर्न किया है। नेक्स्ट डिविडेंड यील्ड, डिविडेंड यील्ड 2.21% का है। अगर इस कंपनी में तुम ₹100 इन्वेस्टेड हो, जस्ट ऐसे समझ लो, अगर तुम ₹100 इन्वेस्टेड हो तो कंपनी ने ₹2.21 का तुम्हें डिविडेंड दिया है। डिविडेंड मतलब होता है कंपनी को जब अच्छा खासा प्रॉफिट हो जाता है तो वो कंपनी से कुछ पैसे निकालकर, रिजर्व से निकालकर वो लोगों में बांटती है, प्रॉफिट लोगों में शेयर करती है, उसी को बोला जाता है डिविडेंड। 2.21% होने का मतलब है कंपनी में अगर तुम ₹100 इन्वेस्टेड थे तो तुमको ₹2.21 का कंपनी ने डिविडेंड दिया है। नेक्स्ट बुक वैल्यू मैंने बता ही चुका हूं, फेस वैल्यू का उतना ज्यादा जरूरत नहीं है लेकिन फिर भी बता देता हूं। कंपनी जब स्टार्ट होती है उसी टाइम इसका फेस वैल्यू रखा जाता है, मतलब शेयर का प्राइस रखा जाता है पेपर वर्क के लिए, जस्ट ऐसे ही वैल्यू के लिए। अब इसका काम क्या होता है, जब स्टॉक स्प्लिट होता है, बोनस अनाउंस होता है तो इसका असर पड़ता है। खैर इसके लिए मतलब ये देखना उतना नेसेसरी भी नहीं है, जरूरी भी नहीं है, इसका काम भी नहीं है। नीचे आए तो यहां पर आपको फाइनेंशियल परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा कंपनी का, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, ये क्वार्टरली वाइज है, ये ईयरली वाइज है। क्वार्टरली वाइज देखें तो कंपनी ने 16% का ग्रोथ दिखाया रेवेन्यू में और 60% का 60% का प्रॉफिट किया है। यहां पर अगर देखो तो दिसंबर 25 में इसने किया था 15,000 का रेवेन्यू, 15,000 का 862 करोड़ का प्रॉफिट। वहीं सितंबर में ने किया था 12,000 का सेल और 820 करोड़ का प्रॉफिट। अब देखो प्रॉफिट और रेवेन्यू जो है बढ़ता जा रहा है। सितंबर में था 12,000 का रेवेन्यू, दिसंबर में 15,000 का रेवेन्यू, 15,000 करोड़। मार्च में हुआ 17,000 करोड़। ये मतलब ये इंक्रीज करता ही जा रहा है, भागता ही जा रहा है। और प्रॉफिट भी देखो 24% से इंक्रीज हुआ, फिर 5% से इंक्रीज हुआ, फिर 60% से इंक्रीज कर चुका है।
अगर किसी कंपनी का प्रॉफिट और रेवेन्यू ऐसे ही भागता जाता है, इसका मतलब है कंपनी का शेयर प्राइस भी इंक्रीज होने वाला है, भागने वाला है। अदरवाइज की मार्केट में कोई गलत न्यूज नहीं चल रही है कंपनी के बारे में, ये भी जानना होता है। वो भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है जब आप न्यूज वाले सेक्शन में आते हो। अब OHM लॉसेस एंड कैश फ्लो इश्यूज में इम्पैक्ट सोलैंड्स फाइनेंशियल ईयर 26 प्रॉफिट ग्रोथ, यानी कि OHM में जो लॉस हुआ है, आई डोंट नो OHM क्या है, इसके लिए आपको रिसर्च करनी पड़ेगी। जेमिनी के पास जाओ, रिसर्च करो। उसकी वजह से ये लोग बता रहे हैं कि अशोक लेलैंड का जो प्रॉफिट है फाइनेंशियल ईयर 2026 में घटता हुआ दिख सकता है, या फिर इसका इफेक्ट पड़ सकता है प्रॉफिट ग्रोथ पे। तो यहां पर तुम सारे न्यूज देख सकते हो इसके रिलेटेड। फिर वापस से वहीं आते हैं, तो सारा कुछ आपको देख लिया, तो सारा कुछ आपने देख ही लिया। यहां पर ईयरली पर क्लिक करोगे तो आपको ईयरली बेस पे, जैसे 2026 में इसने 56,000 करोड़ का सेल्स किया है और 3700 करोड़ का प्रॉफिट किया है। इसका पिछले साल 2025 में 48,000 करोड़ का किया था रेवेन्यू और प्रॉफिट किया था 3,000 करोड़। ऐसे ही तुम सारी कंपनीज का देख सकते हो, अलग अलग कंपनीज का। फिर जब आप नीचे स्क्रॉल करोगे, शेयर होल्डिंग पैटर्न में आप देखते हो प्रोमोटर मतलब कंपनी के मालिक। कंपनी के मालिक अगर बढ़ रहे हैं, प्रोमोटर्स की रेशियो जो देखो, ये 51% है, यहाँ पे 51% यहाँ भी है। अगर ये 52% हो जाता, 53% हो जाता, तो ये कंपनी के लिए अच्छा साइन माना जाता है। जब भी आप देखो तो शेयर होल्डिंग पैटर्न जरूर से देखना। बाकी अगर देखो, मैंने ये सारी चीजें एकदम डिटेल्ड वाइज मैंने अपने 7 घंटे के कोर्स में बता रखी है, जहां पर बहुत अच्छे से सारा कुछ सिखाया गया है। अगर आपको पूरा स्टॉक मार्केट एकदम जीरो से सीखना है तो मैं आई बटन पे लिंक दे दूंगा, तुम वहां से डायरेक्ट देख सकते हो, या फिर मेरे चैनल पर जाके सबसे पहली वीडियो देख सकते हो। वो 7 घंटे का मास्टर क्लास ही मैंने पहले वीडियो अपलोड किया था। फिर FIS दिख रहे होंगे, DIS दिख रही होगी, पब्लिक दिख रही होगी। FIS मतलब फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, यानी बाहर की म्यूचुअल फंड्स कंपनीज, पेंशन कंपनीज, हेज कंपनीज, वो इंडिया में इन्वेस्ट करती है, उसको फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स कहा जाता है। DIS मतलब डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, यानी हमारे ही देश की कंपनी हमारी कंपनियों में इन्वेस्ट करती है, उसको डोमेस्टिक DIS बोला जाता है। तो FIDI भी जब आपको इंक्रीज करते हुए दिखे और प्रोमोटर भी इंक्रीज करते हुए दिखे, तो ये कंपनी के लिए अच्छा साइन होता है कि कंपनी का शेयर अच्छा परफॉर्म करे। ये तीनों सेल करेंगे तभी तो पब्लिक के पास शेयर आएगा ना। अगर ये तीनों सेल कर रहे हैं, मतलब भैया समझ जाओ कंपनी में कुछ लोचा लपाड़ा चल रहा है। खैर, आई होप कि आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। मैंने फंडामेंटल एनालिसिस कंपनी का ग्रो ऐप पर बहुत ही अच्छे से बता दिया है। बाकी नीचे आपको टॉप म्यूचुअल फंड्स इन्वेस्टेड दिखेगा, यानी कौन कौन से टॉप म्यूचुअल फंड्स है जिन्होंने इसमें इन्वेस्ट किया। जब आप इस पे क्लिक करते हो तो कोटक डेब्ट हाइब्रिड फंड, SBI निफ्टी मिड कैप, मोतीलाल ओसवाल, SBI लार्ज मिड कैप, मतलब इन म्यूचुअल फंड कंपनीज ने इसमें इन्वेस्ट करके रखा है। बाकी अगर आप कमेंट करते हो तो मैं टेक्निकल्स के ऊपर भी वीडियो बना दूंगा कि कैसे टेक्निकल्स देखना है। यहाँ पर स्ट्रांगली बुलिश है, इंडिकेटर्स है, RSI है, MACD है, बेटा है। अगर आपको नहीं भी आता कुछ भी तो बहुत ही इजी लैंग्वेज में बताऊंगा जिससे आप सारा कुछ समझ सको। अब आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को जरूर से लाइक कर देना और चैनल को भी यहाँ से सब्सक्राइब कर देना। और 7 घंटे वाली वीडियो मैंने बता ही दी है, आई बटन पर लिंक दे दूंगा, या फिर मेरे चैनल पर जाके थोड़ा स्क्रॉल करोगे तो मिल जाएगी यार। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।